हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीपीएससी का 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। 67th बीपीएससी मेंस का। इसमें हम लोग आज का जो पेपर जीएस वन है, जीएस वन पेपर को हम लोग एक ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को देखने से इतना तो पता चला है कि ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं रहा, बल्कि 64th या 65th या 66th देखेंगे तो इसी सब क्वेश्चंस का एक मिक्सचर है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नयापन नहीं है। लेकिन जीएस पेपर वन का इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 सेक्शन डिवाइडेड है, 1, 2, 3। तीनों सेक्शन का देखेंगे तो मिला जुला के क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अपने पैटर्न पे ही रहा। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप सेक्शन को अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत इजीली आप पेपर वन को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला सेक्शन में हिस्ट्री होता है, दूसरा में हो जाता है करेंट, और तीसरा में हो जाता है हमारा स्टैट। तो हम लोग पेपर वन का जो सेक्शन वन है यानी हिस्ट्री सेक्शन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो 67th बीपीएससी मेंस में, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना स्थापना क्यों किया गया था। तो इसको आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो थे वो एक ऐसे लोगों को कलेक्शन कर रहे थे जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग्स कर सकते, मतलब एक प्लेटफॉर्म ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा था, जहाँ पे कि जो एजुकेटेड इंडियंस है, जो पढ़े लिखे जो इंडियंस है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और डिस्कस करें। तो यहाँ से शुरुआत हुआ था। अब यहाँ पे जो सेकंड सेक्शन आ रहा है, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स नेशनलिस्ट। उस समय का अगर नेशनलिस्ट देखें, जिसको अर्ली नेशनलिस्ट का दर्जा दिया गया है, जो 1885 से लेके 1907, 1850 से हम लोग जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय का जो नेशनलिस्ट थे, जो 1885 से 1907 के बीच में, जैसे कि फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गया, तो ये सब जो है ब्रिटिश सत्ता में ब्रिटिश के न्याय प्रणाली और ब्रिटिश का जो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी है उस पर सवाल नहीं उठाते थे। वो चाहते थे कि उन लोग सही ढंग से कर रहे हैं, बट वो सिर्फ डिमांड करते थे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए, मतलब ऐसा रिफॉर्म लाया जाए कि जो इंडियन भी पीसफुली रह सके और ब्रिटिशर्स भी पीसफुली रह सके। मतलब अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उन लोग का मुख्य रूप से यही था कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर रहें, हम लोग के साथ अत्याचार नहीं करें। मेन मकसद ये था। तो इसी कारण क्वेश्चन को अगर आप इस पैटर्न पे जवाब देंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक जो था, मेन मकसद जो लाने के लिए था वो था कि सिविल और पॉलिटिकल डायलॉग्स किया जाए, किसके साथ, एजुकेटेड इंडियंस के साथ। और राष्ट्रवाद, जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद थे, वो यही थे, कुछ चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर रहे। इसी कारण इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे शुरुआत में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा था, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से लेकर 1947 तक। 1857 से लेकर 1947 के बीच में, मध्य में, बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि क्रम को आप इसको क्रम को सीरियलाइज करना है, ठीक है। तो 1857 और 1947 के बीच में तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट उसमें आया था वो था आया था 1854 में। 1854 में क्या आया था, जब वुड्स डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, तो वहां से माना जाता है कि एजुकेशनल में काफी ज्यादा परिवर्तन आया। इसके पहले देखेंगे तो 1813 से ही, 1813 से जो हमारा चार्टर एक्ट आया था, उसी समय से एजुकेशन को प्राथमिकता या एजुकेशन सभी के लिए खोलने की बात किया गया था, मतलब एजुकेशन पे जोर दिया गया था, यानी एजुकेशन का, शिक्षा का विकास शुरू हो गया था। तो ये जो बोला गया कि ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल, वेस्टर्न पश्चिमी और पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार को अनुरेखित करना है। तो आप इसी तरह से टारगेट ले सकते हैं। आप इसको अगर इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 1813 से जो हमारा चार्टर एक्ट आया था, 1833, 1333 इस तरह से जो आया था, सबको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कालानुक्रम बोल रहा है कि विस्तार के क्रम कैसे कैसे शिक्षा में परिवर्तन होते गया। 1854 में हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, जिसके बाद में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसी के आधार पर फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी
इसको बनाया गया। 1882-83 में हंटर शिक्षा कमीशन आया और 1902 में रैले कमीशन आया। 1917 में जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया। तो इस तरह से चीजों को आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, critically analyze the factors responsible for the emergence of गांधी जी as an eminent nationalist leader। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आलोचनात्मक विश्लेषण, तो आपके दोनों पहलू पे आपको मेंशन करना है कि किस हद तक सही था लेकिन कुछ कमियां भी रह गई, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात किया जा रहा है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का उदय हम लोग जानते हैं जैसे कि 1915, जब ये साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए थे, और उसके बाद में हमारे यहाँ 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, यहाँ से इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब मूवमेंट स्टार्ट के लिए इनको बोला जाता है राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, उसका मुख्य कारक क्या था। तो इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट को आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये मास पॉपुलेशन को कवर किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, पब्लिक से इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, पब्लिक को अपने साथ जोड़े, ज़्यादा लोगों से जोड़े, सत्य अहिंसा के साथ चले। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो थे ज़्यादा इन पर अटैकिंग मोड में नहीं आए, मतलब ये धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किए और सत्य अहिंसा के मार्ग को जो फॉलो किए कि हम लोग किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, एक आंदोलन भी करेंगे तो पीसफुल करेंगे। तो इस तरह से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे और जुड़ने की वजह से एक क्या कहते हैं राष्ट्रीय नायक के रूप में इनका जाना गया है, मतलब इस तरह से इनका उदय हुआ। तो ये इसका मेन मकसद मेन जो था वो ये था कि इन्होंने मास पॉपुलेशन को कवर किया, पब्लिक से 1-to-1 इंटरेक्शन किया, लोगों से मिला जुला, वहाँ की वस्तु स्थिति को देखें। इसमें आप चंपारण सत्याग्रह के बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सब चीज़ों को आप इसको जोड़ कर लिख सकते हैं कि ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पब्लिक ज़्यादा इनसे जुड़े, ज़्यादा लोगों से जुड़े और गांधी जी जो है एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। चौथा है राइट एन एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, क्वेश्चन में ये लिखा है ऑलरेडी। तो क्या ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखी, क्या एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था या एक सोची समझी थी। तो देखिए 1942 का जो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, बेसिकली ये पीसफुल आंदोलन ही चलाने की बात किया जा रहा था। इसके लेके जो क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके वहां पे मुंबई में ग्वालियर टैंक में एक आयोजन किया गया, एक सभा, वहां पर डिस्कस किया जा रहा था कि आगे हम लोग अंग्रेजों से किस तरह से बात करें। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर डू और डाई का नारा दिया था कि करो या फिर मरो। करो या मरो मतलब कि ये हमारे लिए एक अच्छा लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्रिप्स जो प्रपोजल आया था, क्रिप्स प्रपोजल, वो फेल किया था। इससे गांधी जी काफी नाराज होते। उसके बाद में ये गुस्सा में इन्होंने बोला था कि अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब हम लोग को करो या मरो का हालत करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मरो या मारो वाला हालत नहीं है, बल्कि करो या मरो, मतलब अगर अब नहीं आंदोलन छेड़ते हैं तो हम लोग पे लानत है, मतलब इनडायरेक्टली इस तरह से कहे तो इस तरह से एक सभा का आयोजन किया। लेकिन सभा का आयोजन जैसे ही हुआ उसी समय एक ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाते जितने भी उस समय के जो एक्टिव लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। अब ऐसा हो गया कि अरेस्ट कर लिया गया तो जो इस आंदोलन को रास्ता दिखला रहे थे वो सब तो अरेस्टेड हो गए। उसके बाद में आंदोलन जो है पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो गया, पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो गया। इसी कारण इस आंदोलन के बारे में बोला जाता है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। तो बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस ही मूवमेंट था, एक अनायास अचानक से हो चुका था, क्योंकि लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लोग सोचे थे कि एक अच्छा से आंदोलन चलाएंगे, लेकिन चूंकि सभी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया रात में, इसकी वजह से सुबह जो आंदोलन जो है काफी विकराल रूप ले लिया और पूरा ये भारत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया और बहुत हिंसक रूप लिया ये, क्योंकि इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। इस वजह से इसको बोला जाता है कि एक अनायास आंदोलन था। अब इसका कोई लीडर नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन में कोई लीडर नहीं थे, सारे लीडर अपने अपने काम कर रहे थे, मतलब इसका कोई एक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वो था मौर्य काल। तो मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं, ये सब तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, तो विशेषताओं के बारे में आप लिख सकते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 38 नंबर का ही है।
शॉर्ट नोट्स का भी देख रहे हैं कि इधर क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, तो शॉर्ट नोट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें से 3 दिया हुआ है: एबीसी, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह और रविंद्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। तो पहला संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो ये सारे टॉपिक है, इसमें से आप संथाल विद्रोह वाला आप लिख सकते हैं। तो संथाल विद्रोह जिसे 1855 के आसपास में हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला, आप ये 2 लिख सकते हैं। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ फ्रीडम मूवमेंट में, या फिर नेशनलिस्ट का इन्होंने अलग से परिभाषा दिया। इन्होंने अपने समय में साहित्य और लेखन कला से बहुत सारे आंदोलन में कंट्रीब्यूशन दिए, और इनका रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। तो अब तीनों में से हमको लगता है कि ये 2 क्वेश्चन आप अच्छा से लिख सकते हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर का टॉपिक अगर अच्छा से पढ़ें तब लिख सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों आप सफिशिएंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आप पढ़े ही पढ़े होंगे। जो भी बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट तो संथाल अपराइजिंग, मुंडा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह उस सब तो आप पढ़े ही होंगे। संथाल अपराइजिंग में हमारे 4 ब्रदर थे, 4 भाई थे। कौन थे? सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। तो ये सब इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आप देखें, सॉरी स्पेलिंग इसका होगा अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो कि हम लोग गेस भी किए थे, जो हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे अपना ग्रुप में, तो उसमें हम लोग गेस किए थे कि क्वेड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेड से आप रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिएगा। तो क्वेड है क्या? क्वेड की उत्पत्ति, क्वेड की सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेड की कहानी लिखना नहीं शुरू कर दें। इसी पैटर्न में आप लिखो जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेड की उत्पत्ति, क्वेड को क्यों लाया गया, कौन से कारण ऐसे थे जिसकी वजह से क्वेड का जन्म हुआ। उसमें आप लिख सकते हैं कि चाइना की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहा, कि चाइना के एक्टिविटी के द्वारा, क्योंकि चाइना इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी और उधर जो हमारा पैसिफिक का बहुत सारा जगह में एक तरह से ये कब्जा कर रहा था। इसका अपना जो है वो दायरा बढ़ते जा रहा था, अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसी को काउंटर करने के लिए यूएसए जो है एक पहल लिया। अब यूएसए के द्वारा इनिशिएट करके क्वेड ग्रुप का गठन किया गया। क्वेड में कौन कौन थे? क्वेड में है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये सदस्यता हो गई, ये सदस्य हो गए। उसके बाद में विकास, कैसे इस क्वेड का विकास हुआ, कैसे क्वेड आगे काम करने लगा, इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि क्वेड जो है कोई अग्रीमेंट या कोई ट्रीटी या कुछ वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक फोरम है, एक मंच है, जहाँ पे सारे लीडर्स इकट्ठा होकर डेवलपमेंट की बात करें, उस एरिया में शांति की बात करें, डिजर्मामेंट के निरस्तीकरण की बात करें, जो भी टॉपिक पे बात करें, बेसिकली एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच ये है। ऐसा नहीं समझेंगे कि इसमें सदस्यता के लिए आपको जरूरी है कोई ट्रीटी है, कोई मैंने समझौता है, कोई अग्रीमेंट है, या क्या कोई संगठन है। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली एक मंच बनाया गया है। तो क्वेड से संबंधित आप क्वेश्चन को आप अच्छा से लिख देंगे। एक क्वेश्चन है अग्निपथ। अग्निपथ बहुत हाईलाइटेड इशू था। अग्निपथ मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छा से तैयार किए होंगे अग्निपथ के बारे में, क्योंकि अग्निपथ काफी हाईलाइटेड हुआ और काफी इसमें डिस्ट्रक्शन, काफी लोगों का नुकसान हुआ। यहाँ पे अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। अब अग्निपथ के बारे में, अग्निपथ क्या था? अग्निपथ मतलब एक तरह से कहा जाए टूर ऑफ ड्यूटी स्टाइल था। मिलिट्री में टूर ऑफ ड्यूटी मतलब आप कुछ दिनों के लिए ड्यूटी करें, उसके बाद में मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, जो चाहते हैं वो अपना टूर ऑफ ड्यूटी करे, ड्यूटी करे और फिर वहां से निकल जाए। निकलने के बाद उनका क्या होगा उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो यूथ थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और काफ़ी आक्रामक रूप लिए। बहुत जगह ट्रेन वगैरह भी जलाया गया और बहुत सारे आर्थिक क्षति भी किया गया। तो ये था अग्निपथ। तो अग्निपथ का इसमें है कि इसमें समालोचना करने की बात की, इसमें बोला गया है टिप्पणी। तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे जो अग्निपथ लाया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड रूप में आपको टिप्पणी करना है। तो आप इसमें तैयार किए होंगे अच्छा से, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कॉन्टेस्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट।
तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। अब वन एंड वन नेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से? इसको पक्ष विपक्ष आपको दोनों में देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा 26 नवंबर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन इन्होंने कंसेप्ट दिया कि वन नेशन और वन इलेक्शन कराया जाना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने अपना एक पक्ष रखा। वन नेशन एंड वन इलेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक तरफ लोकसभा का चुनाव और इधर से विधानसभा का चुनाव, ये दोनों जो है एक साथ कराया जाए। मेन वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही था कि लोकसभा विधानसभा दोनों को एक साथ कराया जाए। तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे कि चलो भाई कराया जाएगा तो बहुत सारा खर्च बचेगा, बहुत सारे जो पदाधिकारी लगते हैं उसको परेशानी बचेगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। निगेटिव में है कि कहीं मान लीजिए किसी राज्य में अगर सरकार गिर गई तो फिर क्या वो सरकार गिरा ही रहेगा या फिर उसकी जगह पे कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा? इससे अच्छा है कि मान लीजिए बीच में किसी वजह से सरकार अगर वहाँ पे डाउनफॉल होता है या फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं किसी वजह से अपना मतलब बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं, तो उनका जो जो सरकार जब गिरती है तो क्या चुनाव नहीं होना चाहिए? अगर फिर इसमें तो एक तरह से हो जाएगा 5 साल के लिए आप फिक्स कर रहे हैं, और जब 5 साल के लिए आप नहीं फिक्स कर रहे हैं तब तो फिर दोनों साथ में चलेगा ही नहीं। तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स को आप लिख सकते हैं। बेसिकली एक पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक 26 नवंबर को ये इशू उठाया गया था, तो इस पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को आप बिल्कुल, आप अगर खुला दिमाग रखेंगे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-5 पॉइंट भी लिख देंगे, उसको भी अच्छा से आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा के बारे में अच्छा से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वो है रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण। व्हाट इज द रूट काउज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। देखिए, हम लोग रूस यूक्रेन के बारे में तो हमको लगता है कि 99% स्टूडेंट्स जो होंगे वो गेस किए होंगे कि रूस यूक्रेन से क्वेश्चन एक पूछेगा। मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स से जो हमसे जुड़े हुए थे उन सबको मैं इस पे कई पहलू पे मैं डिस्कस किया था कि क्या क्या क्वेश्चन होने की संभावना है, इस कारण उसके हर एक एस्पेक्ट्स पे तैयार के लिए। लोगों ने लिखा भी, अच्छा लिखा इसमें। तो व्हाट इज द रूट काउज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रूट काउज क्या था वार बिटवीन रशिया। इसमें आराम से आप 5 पॉइंट आप कलेक्ट कर सकते हैं कि मुख्य कारण क्या है रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग किए भी थे क्लास में। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है इसका इम्पैक्ट क्या, दूसरे राष्ट्रों पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, और इसको स्पेशल रेफरेंस इंडिया के लिए दिया गया कि इंडिया के मैंने दूसरे राष्ट्रों पर तो इसको असर पड़ा ही, उसके साथ साथ इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जब भी हम लोग कोई इंटरनेशनल रिलेशन चाहे इंटरनेशनल घटनाएं देखते हैं, उसमें इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया से आपको जोड़ के ही तैयार करना है कि इंडिया इस पे क्या कर सकती है, इंडिया को क्या इस पे नुकसान हुआ, फायदा हुआ, या इंडिया का क्या इस पे राय है। इसमें एक वे फॉरवर्ड भी तैयार रखना चाहिए कि इंडिया क्या सोचता है। 11वां जो क्वेश्चन था वो था, इट इज जनरली एलेज्ड दैट रूलिंग पार्टी मिसयूजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, पहला जो लाइन है, यह आरोप लगाया जाता है, मतलब ये किसी का ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, बल्कि एक आरोप लगाया जाता है। कौन आरोप लगाता है? विपक्षी लगाते हैं, पत्रकार लगाते हैं, या फिर कोई और भी लोग लगाते हैं जो सिविल सोसाइटी है उन लोग लगाते हैं कि सत्ताधारी जो भी दल होता है, यहाँ पे किसी एक पार्टी को जोड़ के आपको नहीं ध्यान रखना है कि सत्ताधारी जो भी दल होता है, चूंकि सारा गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होता है वो उसके कंट्रोल में होता है, तो कभी कभी होता है कि उसको संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने साख को मजबूत करने के लिए, या फिर अपने विपक्ष को कमजोर करने के लिए। तो ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग, क्या आप इस मत से सहमत है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप इसके पक्ष में, अगर आप सहमत हैं तो इसके पक्ष में आप पूरा अपना तर्क दीजिए, अपना पूरा डिटेलिंग दीजिए और बताइए कि आप इस बात से क्यों सहमत हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा अगर आप आंसर लिखेंगे तो थोड़ा बायस्ड टाइप का लगेगा कि नहीं, आप
आपका जो सोच है ना एक डायरेक्शन में ज़्यादा है, आप किसी के पक्ष में सोच रहे हैं, इसका आपको दोनों पहलू इसमें आपको स्पष्ट निखर के नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप अगर बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं दोनों पक्ष के साथ तभी लिखें, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन और भी है जहाँ पे आप अच्छा लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो सेक्शन आ गया हम लोग जानते हैं कि ये है स्टैट का। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 12वां क्वेश्चन जो था कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, हम लोग सब समझ सकते हैं आसानी से। सारणी पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। 7 छात्र हैं जो कि 6 अलग, यहाँ पे 7 छात्र हैं और 6 अलग अलग विषय हैं। क्वेश्चन इसमें देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों के साथ कुल अंक का प्रतिशत निकालिए। आर का, आर जो है, इसको आर क्या है, छात्र है, इसके द्वारा प्राप्त अंक ये है, ये टोटल कुल मिला के टोटल अंक इसको द्वारा प्राप्त है। और टोटल फुल मार्क्स कितना है, ये 75 फुल मार्क्स, इसका 150 फुल मार्क्स, इसका 100, इसका 50, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा फुल मार्क्स, और उसमें इसका इसके द्वारा कितना लाया गया मार्क्स है। तो इसके आधार पे हम लोग कह देंगे कि चलो इतना में इतना मार्क्स लाया, मतलब इतना परसेंटेज, उसके आधार पे आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। उसी तरह से बीडीयू में साथ, बीडीयू में एक साथ, बी डी व ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर। तो पी के द्वारा जो है, किस में, पी के द्वारा तैयार किया गया है बी, डी और ई में, तो ये तीनों को छांट लेना है। और इसी सब्जेक्ट, इसी में बोला जा रहा है कि टी के द्वारा जो प्राप्त किया गया उसके बारे में आपको ये दोनों का अंतर निकालना है। उसी तरह से क्वेश्चन है बी में सभी छात्रों की प्राप्त, बी में टोटल जो छात्र हैं उसका आप औसत निकाल दीजिए। सभी छात्रों विषय सी एवं डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत निकाल दीजिए। सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में जो प्राप्त कुल अंक हैं वो लिख दीजिए। तो बहुत ज़्यादा 12वां क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। 13वां देखें तो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट को तो आप लोग बहुत सारे एंगल से आप तैयार कर लिए होंगे। पाई चार्ट के क्वेश्चन देखें तो एक तरफ है, एक पाई चार्ट है सेल्स ऑफ टोस्टर के लिए, एक है मार्केट शेयर के लिए। अब सेल ऑफ टोस्टर के हम लोग सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यह मानते हैं कि वीडियोकॉन ने 2010 से 11 से अपने बाजार की हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी। तो वीडियोकॉन इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये टोस्टर बिक्री है, ये पाई चार्ट टोस्टर टोस्टर बिक्री दिखा रहा है। तो सबसे पहले टोस्टर कितना बिक्री हुआ, तो टोटल हो गया, टोटल टोस्टर बिक्री की बात कर रहे हैं, टोटल टोस्टर बिक्री कुछ हो गया। अब इसी में टोटल टोस्टर बिक्री कितना डिग्री में, हम लोग 360 डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 360 डिग्री में हम लोग टोटल टोस्टर बिक्री की बात कर रहे हैं। तो अब भाई, अब इतना टोस्टर बिक्री का तो आपको पता चल जाएगा कितना डिग्री इस्तेमाल करना। उसी तरह से आप 1 डिग्री का निकाल लीजिएगा, और जब 1 डिग्री का निकाल लीजिएगा तो आपका सब जगह वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बाजार में हिस्सेदारी देखें तो टोटल जो है वो इसी तरह से 360 डिग्री है। अब वीडियोकॉन के लिए बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, तो वीडियोकॉन 180 डिग्री है, तो हम लोग 1 डिग्री का निकल जाएगा, इसलिए 180 डिग्री का भी यहाँ से हमारा निकल जाएगा टोटल टोस्टर बिक्री, वही पूछा जा रहा है। इसी तरह से और सारे क्वेश्चन जो है देखेंगे, ख ग, इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है वो है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस टारगेट एंड एक्चुअल। यहाँ पे टारगेटेड पॉपुलेशन प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच का ये खेल दिखलाया जा रहा है। एक बोल्ट है जो कंपनी है, जो टारगेट है इतना बोल्ट उत्पादन करने का, अब ये कितना में है ये ध्यान में रखिएगा, ये 1000 में है, यानी 227,000, 284,000, ये सारी संख्या जो है 1000 में है। इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, पहला आपको स्टैट में समझने का यही बिंदु है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक से क्वेश्चन देखते हैं और प्रेशर में ये सब पॉइंट को छूट जाता है, जो कि आपको कैलकुलेशन में बाद में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो गया। इसमें देखेंगे कि लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक लक्ष्य पूछा जा रहा है। तो 2004-5 से 5-6 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 2004-5 और 5-6, 2004-5 में कितना था, 2004-5 में ये हमारा हो गया, ये हमारा कौन सा है, लक्षित उत्पादन है, और ये हमारा वास्तविक उत्पादन है। देख लीजिएगा, ये इंडिकेट करता है वास्तविक उत्पादन का, ये इंडिकेट करता है लक्ष्य लक्ष्य उत्पादन का। तो 2004-5 का बात कर रहा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है 2005-6, और दूसरा हो गया 2005 होती है। तो 210 से 195 तक में कितना परसेंटेज का परिवर्तन आया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से और सब क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसको तो आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम से जोड़ के बनाया गया है। तो पर कैपिटा इनकम और नेशनल, मेरे ख्याल से आप लोग जितना भी तैयारी किए होंगे स्टूडेंट, कम से कम ये पाई चार्ट वाला और पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ही आप बना देंगे। और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन, अगर पाई चार्ट में अगर कैलकुलेशन का लग रहा है डर, तो आप इसमें घुस सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आसाम से बन सकता है। मतलब थोड़ा सा आप इसको अगर पीसफुल होकर थोड़ा शांतिपूर्वक अगर पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो आप इसको अच्छा से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। बस खाली एग्जाम में होता है जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हैंडल करते हैं उन्हीं का अच्छा स्कोर हो पाता है। नहीं तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जो कि आपको एग्जाम में आगे फंसा देता है। फिर अब फॉलोइंग बार ग्राफ, यहाँ पे बार ग्राफ में पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में यहाँ पे रिलेट करके दिया गया। व्हाट द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम अगर ये है, यहाँ पे लिखा हुआ ये है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किस में है? सैकड़ा में है, 100 में है। मतलब 12 24 गुना 100, मतलब ये 100 में है। यहाँ पर देखेंगे पर कैपिटा इनकम, और ये नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है इसमें मैंने 100 से गुना नहीं, इसमें पर कैपिटा इनकम सीधे रुपीज में है। ठीक है, मैंने 4,933 रुपीज हो रहा है इसमें, मल्टीप्लाई 100 से नहीं हो रहा। तो इस चीज को कैलकुलेशन में बेसिक यही चीज होता है, जो कि यही आपको जो है ना वो गलती करवाने की संभावना बढ़ा देता है, आप फंस जाइएगा। और कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ा गया तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, फिर लगता है कि अरे यार अब तो ये गलत हो गया, इसको काट के बनाओ फिर बनाओ। और एग्जाम में प्रेशर एकदम काफी हाई वोल्टेज में होता है, तो समझ सकते हैं। तो इसके लिए वही है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और बाकी ये टोटल स्टैट का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली परसेंटेज से ही संबंधित होता है। परसेंटेज में आप लोग एकदम मास्टरी कर लीजिए, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो परसेंटेज के जितना भी हो सके आप परसेंटेज, एवरेज, और एक जो होता है लाभ हानि, ये मुख्य रूप से मतलब जो स्टैट पढ़ते हैं आधा से ज्यादा 80 से 90% कैलकुलेशन इसी पे बेस्ड होता है। तो बस इसी पे है, खाली क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चंस को समझिए कि कह क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, और उसके अनुसार आप जवाब दीजिएगा तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। तो ये आज हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैट और हिस्ट्री यानी जीएस पेपर 1 के हम लोग सारे पेपर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। हम लोग नेक्स्ट हम जीएस पेपर 2 के बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग जीएस पेपर 1 को हम लोग इसको आप समझ लीजिए। और इसमें क्वेश्चन, मैं लास्ट में फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप दिमाग अगर एग्जाम में अगर कूल रखते हैं तो आप अच्छा से इस पे आप लिखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और ऑप्शनल के लिए आप लोग लग जाइए बिल्कुल, किसी भी तरह का इसको आपको क्या गलती हुई उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं अभी है। अभी ऑप्शनल पर पूरा फोकस करना है जो 7 तारीख को है। उस ऑप्शनल को कंप्लीट करने के बाद में आप फिर समीक्षा कीजिए कि हमने कहाँ पे क्या किया। लेकिन अभी कंप्लीट, अभी आप जीएस सबका अच्छा गया बुरा गया खत्म हो गया, जीएस का कहानी खत्म, उसको छोड़ दीजिए। अब सीधे आपको फोकस करना है अब कि हमारा 7 तारीख को जो ऑप्शनल पेपर है वो हमारा पूरी तरह से अच्छा से जाए, क्योंकि अगला साल से ऑप्शनल हट भी रहा है। इस कारण इस साल ऑप्शनल का महत्व है। ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर करके आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू।